हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा रहे थे, जिसमें से हमने आपको कुछ पेपर सॉल्व करा दिया है। और आज ये जो पेपर आपका है, ये इसके पहले हमने ये जो 10 क्वेश्चन इस पेपर का भी हमने सॉल्व करा दिया है। ये पेपर जो आपका है 6 फरवरी 2023 का है, शिफ्ट फर्स्ट का है। और ये सीटेट 1 to 5 के लिए है और 6 to 8 के लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखिए, अभी हम आपको 10-10 क्वेश्चन करा रहे हैं। 15 तारीख से बाद से हम आपको जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको जल्दी जल्दी कराकर सॉल्व करेंगे। और क्योंकि अभी तक आप थियरी पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए। जैसे आपकी थियरी कंप्लीट होती है, आपके 1 महीने बचते हैं आपके एग्जाम के, वैसे ही आप क्या करिए कि चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट करिए। 1 महीने लगातार प्रैक्टिस सेट करिए। देखिए, सीटेट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस सेट मांगता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं क्या है। अभिकथन है यहाँ पर और क्या है आपका तर्क है दिया हुआ है। तो अभिकथन ए क्या पूछा है, कहा क्या है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तो इन्होंने अपना तर्क दिया है क्या है। तो देखिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स आपको लगाना है। तर्क क्या है कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो क्या तर्क ये इनका सही है कि क्या जो भाषा का विकास है, भाषा विकास, ठीक है, भाषा का विकास मतलब जो बच्चा बोलता है उसका जो विकास है, विद्यालय में परिवेश की कोई भूमिका नहीं। विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है? तो बिल्कुल भूमिका होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका तर्क तो ऐसे ही क्या है, गलत है कि सही है, हम देखते हैं। आप देखिए ऑप्शन क्या है आपका। तो हम ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ए ट्रू है लेकिन बी फाल्स है। कैसे फाल्स है, देखिए, अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में क्या करता है कि सहज सुगम बनाता है, सहज सुगम बनाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि सिर्फ विद्यालय परिवेश की भूमिका को करता है, तो ऐसा नहीं है। जो आपके भाषा का विकास है, आपका विद्यालय भी करता है, समाज भी करता है, आपका घर भी करता है, हर जगह से होता है। तो किसी एक को हम प्रॉपरली नहीं कहेंगे कि नहीं बस यहीं से ही होता है। ठीक, अब अगला हम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। मतलब अगर आप कहते हैं कि लड़के बहुत शक्तिशाली होते हैं, कठोर होते हैं, और कहते हैं कि लड़कियां क्या होती हैं, नरम होती है और संवेदनशील होती हैं, तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है? आइए हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन 1 है जेंडर समानता, बी है जेंडर समता, सी है जेंडर सशक्तिकरण, डी है जेंडर रूढ़िवादिता। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका उत्तर क्या होगा। जो इसका उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कैसे सही है, देखिए, हम कभी भी लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करेंगे। जब भी लड़के और लड़कियों में भेद होगा तो समझ लीजिए क्या होगा, वहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा कि जहाँ लड़के और लड़कियों में भेद हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका जेंडर रूढ़िवादिता में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है कि बच्चों की स्वीकृति, ठीक है, बच्चों की क्या स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, नहीं आप ध्यान रखेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से और नहीं को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए हमारा क्या है। ऑप्शन ए है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, बी है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, ऑप्शन सी है उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, ऑप्शन डी है कि उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण का मतलब लेवलिंग व पृथकीकरण करके। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको जैसे बताया था कि आपका, देखिए आप उत्तर बताइए, उसके बाद हम बताएंगे इसको। तो चलिए आप सभी अपना उत्तर लिख लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर बताते हैं, अभी मिलाइएगा आप सभी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कैसे सही होगा हम उसको देख लेते हैं। देखिए, नहीं दिया है तो संबोधित नहीं किया जाना चाहिए,
ठीक है। जब नहीं दे दिया है तो इसका मतलब क्या है, देखिए अवसर देना पॉजिटिव हो गया, अवसर देकर यहाँ भी हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ना बहुविध तरीका, मतलब बहुविध तरीका भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। ये तीनों क्या हो गए, पॉजिटिव। अब यहाँ निगेटिव पूछा है तो निगेटिव की जगह हम निगेटिव करेंगे। लेबलिंग करना हमारा क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। हम कभी भी बच्चों का क्या करेंगे, लेबलिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, बी है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए शिक्षार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, सी है विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना। तो बताइए उत्तर क्या होगा, आकलन का मुख्य कारण पूछा है आपसे। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब कैसे सही होगा, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया है। अब कैसे सही होगा, देखिए आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। आकलन, अगर आप बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे का आकलन करते हैं, ठीक है। आपका क्या है, असाइनमेंट। जैसे होता है ना कि असाइनमेंट से मत समझिए आप, आकलन का मतलब है कि जैसे आप किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो आपको आकलन करना है कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, वही आपका आकलन होता है। आपको ये समझना है, मतलब ये बच्चे को देखना है कि बच्चा कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, तो वही आप बच्चे का क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया कि अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थी की खूबी और चुनौती की क्या करेंगे, पहचान करेंगे, ठीक है। कि बच्चा की खूबी क्या है, उसकी चुनौतियाँ क्या है, इसी की हम पहचान करेंगे, यही आकलन का क्या है, मुख्य आपका कारण होता है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। 15 में है कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से कौन सी कौशल का संवर्धन करना चाहेंगे। ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतन, बी है स्वचिंतन प्रतिबिंबन, सी है कंठस्थीकरण, डी है निष्क्रिय अनुकरण। तो आप यहाँ बताइए क्वेश्चन क्या दिया है, देखिएगा आप सभी और उत्तर को दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन का मतलब जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग होता है को समुन्नत करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप निम्न में से किस कौशल का संवर्धन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, मतलब किस स्किल को क्या करेंगे, आप डेवलप करेंगे बच्चे में। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी स्वचिंतन करेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन। कैसे होगा, जब बच्चा अब क्रिटिकल थिंकिंग करेगा तभी उसके अंदर मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, जब वो खुद से सोचेगा तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से सोचेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्वचिंतन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है कि विद्यालयों में सुविधा वंचित, कौन, सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, बी है उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, सी है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, ऑप्शन डी है कि बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब कैसे सही होगा हम इसको देख लेते हैं। देखिए अब क्या दिया है कि सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हुआ, सही हो गया। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकता एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, क्योंकि विद्यालय के पास हर चीज़ें उपलब्ध नहीं है कि वो हर चीज़ें क्या करें, बच्चों को क्या करें, इंक्लूड करें या अवेलेबल करें, इस तरीके से नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच वादित अंतःक्रियाओं का परिणाम है, कौन, विकलांगता, वादित मतलब अंतःक्रियाओं, मतलब विकलांगता से आपको क्या होता है कि आपको हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है, तो वही कहा कि वादित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है,
ठीक है, इसमें चारों में से ऐसा कौन सा प्रतिमान है जो इस दृष्टिकोण को समर्थन देगा? ऑप्शन ए है चिकित्सीय, बी है दानशीलता, सी है सामाजिक, डी है मानवीय अधिकार। तो आप सभी बताइएगा क्या होगा उत्तर। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा वही आपका उत्तर होगा इसका, सामाजिक। अब आए देखते हैं 18 देखिए श्रवणवादी से पूछा है क्वेश्चन, तो देखते हैं श्रवणवादी। चलिए, श्रवणवादी वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए श्रवणवादी मतलब बच्चा अगर सुन नहीं रहा है तो आप अध्यापक हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। क्या आप व्याख्या करेंगे तो क्या होगा कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बी है कि अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। सी है कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध। देखिए सांकेतिक भाषा का निषेध कर रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। डी है यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। तो उत्तर बताइए क्या होगा। दो हमने गलत बता दिया, दो ऑप्शन छूटा है, दो में से बताइए क्या होगा सही। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि बच्चा अगर सुन नहीं रहा है, आपके क्लास में कोई बच्चा ऐसा बच्चा है जो सुन नहीं रहा है, उसको सुनाई नहीं देता है, तो आप उसको कैसे पढ़ाएंगे? तो देखिए आप यह सुनिश्चित करेंगे कि जो का मौखिक संप्रेषण मतलब आप मुंह से जो भी उन्हें इशारों से बता रहे हैं या दृश्यात्मक चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो उनको समझ में आए और इस तरीके से आप उन्हें बताएंगे। देखिए आप क्या करेंगे, दृश्यात्मक चीज़ें दिखाएंगे ताकि वे देख के चीज़ों को पता कर सके कि आप उनसे कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि वो सुन नहीं रहे हैं, तो आप अगर मुख से कुछ बोलेंगे तो उन्हें सुनाई नहीं देगा, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? देखिए मेधावी या तो प्रतिभाशाली जो गिफ्टेडनेस बच्चे होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि बच्चों में किस तरह की संभावना है। अब इसमें से संभावना बताना आपको। ऑप्शन ए है उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो उनमें इस तरीके का अभाव होगा। ऑप्शन बी है अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है, जब बच्चा मेधावी है तो कभी भी धीमी गति से प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ऑप्शन सी है कि यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसा है कि अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो वो छोड़ सकता है काम को? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। जो देखिए प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा 19 के बाद आपका 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौतीपूर्ण प्रस्तुत करेगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अगर देखिए यहाँ पर आपको फुल फॉर्म दिया है, अगर शॉर्ट में दिखते हैं तो ADH ये आपका जो है, तो ये देख लीजिएगा आप सभी यहाँ पे, इसका जो थियरी है उसको भी पढ़िएगा जाकर। तो ऑप्शन ए है कि लिखित प्रदत्त कार्य के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुँच। बी है विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। सी है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधित समूह में प्रस्तुत करना। डी है कि बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ADHD, ठीक है, इसका आप लिख लीजिएगा। ADHD इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ADHD मतलब अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जिस बच्चे में होती है तो वो बच्चा क्या करता है ये बताना आपको। मतलब देखिए आप एक तरीके से समझ लीजिए जिसमें हाइपर एक्टिविटी हो, हाइपर एक्टिविटी की डिसऑर्डर जिस बच्चे में हो, तो उसमें क्या होगा, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। क्योंकि देखिए बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान, ये इसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगर
ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है किसके लिए, जो हाइपर एक्टिविटी वाला बच्चा होता है जिसमें ये डिसऑर्डर होता है, क्योंकि आप इसको अगर एक लंबा व्याख्यान देकर अगर समझाना चाहेंगे तो ये बच्चा बिल्कुल नहीं समझेगा। तो इसलिए इस बच्चे को क्या करते हैं, ये इसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस बच्चे को इतनी लंबी व्याख्या करके चीज़ों को ना सिखाएं, थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे तो ये सीख जाएगा। तो ये पूछ भी सकता है कि ऐसे बच्चे किस डिसऑर्डर में आते हैं, तो यहाँ से भी पूछ सकता है। तो ये बच्चे किस में आता है, ADHD। तो ADHD का जाकर पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको दिखेगा जो थियरी आप पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में। तो 10 क्वेश्चन इसके आपके और बचे हैं, कल हम करा देंगे इसको आपको। तो थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, वीडियो अच्छी लगी तो, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि अगर जो भी वीडियो बनाए वो आप तक ज़रूर पहुँचे।